भाई जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी पर। आज हम लोग प्लान करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में, है ना। क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए कि लास्ट के 50 डेज 45 डेज, ये तो 50 डेज लिखा है, लेकिन अभी जो जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 45 डेज बचे हुए हैं। कितना टाइम बचा हुआ है? 45 डेज। तो कैसे 45 दिनों में, अगले आने वाले 40 दिन 45 दिन में जो हमारे पास ये कम टाइम बच रहा है, लगभग 1 से 1.5 महीने का जो समय है, उस समय के दरमियान किस तरीके से कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको पढ़ करके हम अपने पहले या दूसरे ही अटेम्प्ट में, है ना, एनडीए को क्रैक करें। हालांकि हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चों ने बिल्कुल भाई झंडा गाड़ दिया इस बार। अभी वो बोर्ड का पेपर दे रहे हैं और लेकिन उनके पास क्या है? एनडीए में सिलेक्शन का रिजल्ट है ना। इवन नॉट ओनली इन रिटन एग्जाम्स, है ना, रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो उन बच्चों से भी आपकी मुलाकात हम करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे। ठीक है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उनका रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे, भी उनका रिजल्ट भी हम रिवील करेंगे। ठीक है, कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एनडीए 12th रहते रहते हैं ना, 12th अपियरिंग, यानी सितंबर वाला जो 3 तारीख को पेपर हुआ था, 3 सितंबर को आपका, उस अटेम्प्ट में उन बच्चों ने क्या किया है? क्लियर कर लिया है। तो अब देखते हैं, अब बारी है आपकी। आप कितना अच्छा करते हो स्कोर। अगर किसी भी वजह से सितंबर में आप रह गए हो तो मौका है आपके पास अप्रैल में। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लास्ट के 40-45 दिन तैयारी करो और कौन से वो चैप्टर हैं जिनको आप कम समय में तैयार करके, रिवीजन करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपना एक सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलेंगे हम लोग आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे वो बच्चे कौन से हैं जिन्होंने झंडा गाड़ा इस बार। ठीक है ना, भिवानी शहर के अंदर। ठीक है, चलो। तो ये बच्चे हमारे पास हैं, यतिन, सिमरन, प्रतीक, काजोल। ठीक है ना, ये वो बच्चे हैं जो जिनका फाइनल एसएसबी भी क्या है? क्लियर हो गया है। तो अब आप ये सोचो, बच्चे रिटर्न में और सारे निकले थे, लेकिन फालतू रिजल्ट नहीं दिखाते हम लोग, हम वही दिखा रहे हैं जो एसएसबी भी निकाल दिए हैं। बात आप समझना। रिटर्न का तो अगर करें तो शायद आई थिंक यहाँ पे एक स्लाइड में आएगा ही नहीं, है ना। अगर ये हम दिखाएं कि रिटर्न कितना निकले हैं, तो रिटर्न का तो कोई नंबर ही नहीं है बेटा, वो एक स्लाइड में तो आएगा ही नहीं, है ना। और बाकी हमारे पास जो जेईई मेंस वाले बच्चे हैं वो कौन है? तेजस है, साहिल है, चेतन है, शिक्षा है और कपिल। ये बच्चे हैं जो मेंस में। तो हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो जेईई हो, कोई भी फेक रिजल्ट नहीं है। सबसे पहली बात यह है, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट है जो बच्चे एकेडमी के अंदर पढ़ करके सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है ना, आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं बोल रहा हूं, उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत जल्द अपनी मुलाकात होगी उनके साथ। ठीक है, अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन आपकी तैयारी कैसी होगी। आप अगर अभी आप 10th में है, 11th में, 12th में है, एनडीए या आईआईटी जेईई का सपना देख रहे हैं कि आप एनडीए में जाकर के देश का नाम रोशन करें, अपने शहर, अपने जिले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, या फिर आईआईटी जैसे किसी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने का मौका पाएं, है ना। तो वहां जाने के लिए आपको हम आप मौका दे रहे हैं एक तरीके से। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आपके पास मौका है। ठीक है ना, किसी भी तरीके की समस्या है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना हुनर दिखाना होगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या आपके अंदर वो जुनून या जज्बा है जो पैसा देखो आने नहीं आने देंगे हम। ठीक है ना, बस आपको उसके लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। ठीक है ना, और मेहनत करके आपको अपने टैलेंट को दिखाना है। उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है आने वाले 10 मार्च को। ठीक है ना, 10 मार्च को सुबह 10 बजे। आप एड्रेस नोट कर लो और ये मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है ना, आईआईटी जेईई, नीट, एनडीए, इवन देन इस बार यूपीएससी भी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बार हम लोग यूपीएससी भी शुरू कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा यूपीएससी के लिए भी तैयारी करता है तो वो भी आ सकता है। ठीक है ना, भिवानी शहर में पहली बार यूपीएससी की तैयारी भी हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका आने वाले 10 मार्च को। 100% स्कॉलरशिप है, मतलब अगर आप अपना टैलेंट दिखाते हो ना तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करिए, एक भी रुपया नहीं लगेगा और आप अपना टैलेंट दिखाइए, आप आईआईटी जेईई में सिलेक्शन लेकर के जाइए। ठीक है ना, और साथ के साथ आपको हो सकता है कि ढेर सारे हम प्राइजेस और गिफ्ट भी दें। ठीक है ना, अपनी तरफ से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप आइए, अपना जौहर दिखाइए और उसके बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ और भी अट्रैक्टिव हमारे पास प्राइजेस हैं। क्या क्या है? फ्री में आप सिंगापुर का ट्रिप मिलेगा, आपको एजुकेशनल ट्रिप्स मिलेंगे और आपको अट्रैक्टिव कैश अवार्ड प्राइज, वो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आप चाहिए, जो भी आपको चाहिए, एक सिंगल छत के नीचे आपको भिवानी शहर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना, एड्रेस आपको चाहिए तो 54 फीट रोड, विद्यानगर, भिवानी। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है इसका कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप
यहां पहुंच करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लो या फोन करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दो और साथ ही साथ फ्री में आप पढ़ाई करो। 100% तक की स्कॉलरशिप है, मतलब जैसा टैलेंट वैसी स्कॉलरशिप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी बच्चे को निराश नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, जो भी आपका सपना, चाहे वो आईआईटी में जाने का सपना हो, डॉक्टर बनने का सपना हो, है ना, एनडीए में आपको ऑफिसर बनकर सर्व करने का आपको सपना हो, या फिर आपको यूपीएससी क्रैक करने का सपना, जो भी आप करना चाहते हो, हर चीज एक ही छत के नीचे और बिल्कुल टॉप क्वालिटी फैकल्टीज के साथ, है ना, मतलब जो टॉप इंडिया की क्वालिटी फैकल्टीज हैं उनके साथ आपको सीखने को मौका मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब आसान नहीं होता, मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे बिल्कुल मेरा जो सीना ना वो गर्व से चौड़ा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है ना। उन बच्चों ने बिल्कुल रिजल्ट दिया है जो अभी 12th अपियरिंग में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम और आप चाहेंगे तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बदलाव ले आ सकते हैं, बिल्कुल झंडा गाड़ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए चाहिए भैया क्या, मेहनत। तो उन बच्चों से भी मिलवाएंगे, उन्होंने हमारे साथ कैसे लग के, कैसे तन मन धन से मेहनत किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो समय कम है, कम समय में अभी हम आपको आगे बताएंगे 40-45 दिन में जो मेन मेजर पोर्शन होता है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, 300 नंबर की मैथ आती है इंडिया के अंदर, वो कैसे आप तैयार करो, उस पर भी हम आपको बहुत बेहतरीन टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे, है ना, कैसे आप कम समय में ज्यादा कर सकते हो। ये तो रही बात आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट की। और इवन एक और बात बताऊं, कोई बच्चा अगर फाउंडेशन में है ना तो वो भी एनरोल कर सकता है। कोई बच्चा अगर फाउंडेशन में 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, है ना, और अगर बच्चा जितने फाउंडेशन से हमारे पास आएगा उसका उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि हम उसको उसी लेवल के लिए तैयार करेंगे जो वो चाहता है। उसको एनडीए में जाना, उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस हिसाब की उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये चाहता है कि बच्चा अचानक से आए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट मुश्किल वो भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो जुनून और जज्बा है तो मुश्किल वो भी नहीं। लेकिन आप अगर आप जूनियर क्लासेस में हो तो हमारे यहाँ जूनियर क्लासेस की भी तैयारी, एक नया विंग हमारा ओपन हो चुका है ना। तो क्लास 1 to 12th, है ना, आप अगर 0 से लेकर 12th तक आप अपने बच्चों को यहाँ पे एनरोल करा सकते हो। आपके घर में कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास में पढ़ता हो, आप यहाँ पर आके स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके आप इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं लगना। तो मैं तो कहता हूँ भाई सबको आना चाहिए, सबको एक बार कम से कम कुछ नहीं आके देख तो जाओ यार, है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट दो कम से कम। देखो आपको देना तो कुछ है नहीं, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, ज्ञान बढ़ेगा, क्वेश्चन देखोगे, है ना, और साथ के साथ क्या है, आपके अंदर टैलेंट होगा तो हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए, है ना, उस चीज का। तो कोई नुकसान नहीं। मैं तो ये कहूंगा एडमिशन लो ना लो एक अलग सेकेंडरी चीज होता है, लेकिन आप आओ जरूर एक बार, है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर जाना चाहिए और हो सकता है आपके फायदे में आ जाए बात, है ना। तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, ये तो मैंने बताई दिया आपको, 100% स्कॉलरशिप टेस्ट है, नर्सरी से लेकर 12th तक का कोई भी बच्चा आके यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है, ठीक है ना। और सब कुछ आपको बताई दिया हूं मैं, कोई इसमें नई बात है नहीं। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ कि क्या क्या हमारे मैथमेटिक्स के अंदर आने वाला है और कैसे कैसे पिछले कुछ सालों में पैटर्न रहा है मैथ्स के अंदर। ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज समय हमारे पास, पेपरों का टाइम क्या है, नजदीक है, तो बच्चा ढूंढ रहा होता है कि कैसे कैसे वो चैप्टर हैं, वो कौन कौन से चैप्टर हैं कि जिनको पढ़ करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कम समय में अगले 40-45 दिन में, हालांकि हम सारे चैप्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ साथ वो भी बताएंगे कहां से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है बच्चा वो आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा आसान भाषा में, है ना, समुच्चय, जिसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आपको पता होगा, जानते हैं, समुच्चय के नाम से जानते हैं, है ना, सेट थ्योरी यानी समुच्चय के नाम से। अब आपको बताऊं बच्चों, ध्यान देना कि समुच्चय जो होता है ना, उस चैप्टर से आपका जो भी क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग साल में, जैसे 2023 में, 22 में, 21 में, 21 में, है ना, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, है ना, साल में 2 पेपर हो तो आपको पता है, एक सितंबर और एक अप्रैल, ठीक है ना। तो 1 में, 2 में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो मतलब ये वेरिएट करता रहता है। लेकिन मैं सबसे जो अच्छी बात है कि सेट थ्योरी पढ़ के आप ऐसा, सबसे पहली चीज तो क्या, सेट थ्योरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो बिना सेट के बात बनती नहीं है। और सेट का जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन आता है, मतलब वहां से जो है ना नंबर लेना बहुत इजी होता है। तो सेट थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों चीजें, सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये पूरा पढ़ करके आप आसानी से 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। टोटल हमारे पास सवाल कितने हैं बेटा, ध्यान रखना, 120 सवाल है ना। टोटल मैथ में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 120। लेकिन अब बात आएगी क्या
पूरे 120 करने हैं ना, पूरे 120 नहीं करने। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा अगले 40-45 दिन में, आपको ये मैं नहीं कहूंगा कि आप, या फिर तैयारी भी अगर आपकी तब भी पूरे 120 नहीं अटेम्प्ट करने होते, ये बात आपको पता है, ठीक है। करना क्या है, आप सबसे पहले वन शॉट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे। जब भी पेपर मिले तो वन शॉट, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा वो करिए, नहीं आ रहा छोड़िए, स्किप करिए, ठीक है ना। सबसे पहले जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो अटेम्प्ट कर दो। फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हम कर सकते हैं फिर वो अटेम्प्ट करो, अगर समय बचता है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होना चाहिए पेपर करने का, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, पेपर करते समय। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो 3, 2, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर भी यार बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे कभी कभी क्या, इस बार जैसे आर्गुमेंट पूछा था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पूछ लेता है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो 2-4 मतलब पैटर्न तो ऐसे हैं कि वहां से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पक्का ही पूछता है। तो यहां भी 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बनता है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर से, बाइनरी नंबर मिला लो तो अब तो हालांकि इस पे क्वेश्चन कम आने लग गया है, इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है तो आसानी होता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है ना। सीक्वेंस सीरीज के अंदर एपी जीपी एचपी के अंदर सवाल बढ़िया बढ़िया पूछता है, खास करके एएम जीएम और एचएम, ये जो कॉन्सेप्ट है और इनमें जो रिलेशन है, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, एएम जीएम एचएम, है ना, ये जरूर पढ़ लेना और इनमें रिलेशन भी पढ़ लेना, ठीक है ना। इनमें रिलेशन और इनमें जो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, वहां से सवाल जरूर पूछता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी। वहां से भी 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलता है ना। क्वाड्रेटिक में खास करके कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, मतलब जब रूट इमेजिनरी हो जाता तो वहां से सवाल पूछ लेता है वो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में भी आपको पूछता है कि बताओ इसका एक्स कहां वेरी करेगा, है ना। इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंगल वेरिएबल का भी, डबल वेरिएबल का भी। हालांकि ज्यादातर चांस होता है सिंगल वेरिएबल का, और सिंगल वेरिएबल में भी आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखोगे, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया और आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। इन पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो जरूर पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। इनकी इनइक्वालिटी जरूर ध्यान देना, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन, और इनमें जितने भी रिलेशन बनते हैं, है ना, वो जरूर आप सीख लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। साथ साथ एक और बात होती है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं, तो 2 जगह फायदा मिलेगा, एक पंथ 2 काज, ठीक है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद आ जाओ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से 1 से 2 सवाल, कभी मिडिल टर्म पूछेगा, कभी कोफिशिएंट पूछेगा, कभी फ्री फ्रॉम एक्स पूछेगा, कभी सम ऑफ क्या पूछता है, सम ऑफ टर्म्स पूछता है। तो इस तरीके से सवाल यहां पे बन जाता है ना। तो इसको, इसमें एक वही जनरल फार्मूला TR+1 क्या होता है, इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड आप मिडिल टर्म निकाल लो, फ्री फ्रॉम एक्स निकाल लो, कंपेयर करके r की वैल्यू निकालो, जो चाहिए तुम्हें मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद लॉगरिथम, लॉगरिथमिक का कोई डायरेक्ट नहीं, लेकिन इस पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है ना, इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना लॉगरिथम का, इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स आ जाओ, फ्री का नंबर देके जाता है, आपको पता है। मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। मैट्रिक्स की क्या पढ़ लो, प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ो, सारे ऑपरेशन पढ़ो, ठीक है ना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की क्या पढ़ के जाओ भाई, प्रॉपर्टीज, रिलेशन जितने भी हैं सारे सारे के सारे देख के जाना, है ना। कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, है ना। जैसे एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए, है ना, ए इनटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, है ना। मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो ये जितने प्रॉपर्टीज में बोल रहा हूं ये सारे अच्छे से पढ़ के जाओ, सारे याद करके जाओ, यहां से डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड। उसके बाद आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल इक्वेशन, यहां से बढ़िया भर भर के सवाल पूछता, भैया 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यहां से। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लो, है ना। साइड और एंगल में रिलेशन सीख लो, है ना। साइन रूल, कोसाइन रूल, ये जरूर पढ़ के जाना। साइन कोसाइन रूल पे एक सवाल, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, ठीक है। साइन कोसाइन रूल पे 1 से 2 सवाल। उसके बाद फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछता है, ये बात ध्यान रखना। ये नीचे रहा हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से एक क्वेश्चन पक्का, कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स है और आसान है ना, ये जरूर पढ़ लेना, है ना, इजी है, क्लास 10th का है, ठीक है ना। इनवर्स सर्कुलर यानी आईटीएफ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू जरूर सीख लेना। सबके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबके प्रिंसिपल डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होते हैं किसके, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। यहां से बात बन जाएगी आपकी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बता ही दिया मैंने, है ना, कि साइड और उसमें रिलेशन पढ़ लेना अच्छे से। यहां से भी कम से कम 1 से 2 सवाल। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जहां से मतलब स्कोर करना आसान है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीजें क्या है, फार्मूले ऐड हो गए हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम
एंड स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन दो जगह है, एक 2D में 3D में। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2D के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? 2D के लिए बात कर रहे हैं। अब 2D में भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप है ना, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है, 1 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप पता है। तो ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं ये जरूर आप ध्यान देना, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद आ जाओ सर्कल, है ना, सर्कल। सर्कल के बाद कोनिक सेक्शन, है ना, सर्कल और कोनिक सेक्शन मिला दूं अगर तो कोनिक सेक्शन के अंदर ही सर्कल आ जाता है बेसिकली। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारा इसके अंदर 4 टॉपिक है और प्लस एक टॉपिक ये है ना, तो टोटल मिला के 5 टॉपिक। ये जरूर सर्कल हो गया और कोनिक सेक्शन के अंदर आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये 4 टॉपिक ही है। तो टोटल ये बनते हैं हमारे 5 टॉपिक। ये जरूर 5 टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना। अगर मैं कहूं कि कोनिक सेक्शन, तो उसमें क्या पूछता है, इसेंट्रिसिटी पूछेगा, है ना, या कुछ दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, और डायरेक्ट्रिक्स पूछ लिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लिया, या फिर रिलेशन पूछ लेता है कभी कभार, तो है ना। और इसकी पहचान, कौन सा हाइपरबोला है, किस टाइप का हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है या नहीं है ना, एलिप्स आपका कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वाला है, वो सारी चीजें, सारी बातें आप अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आ जाओ, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 2 चीजें होती है, लाइन और प्लेन, है ना, लाइन और प्लेन। तो ज्यादातर जो सवाल पूछता है वो लाइन यानी डीआरएस डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आसान क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है, ये बात ध्यान रखना है ना। वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन में पूछ लिया, कार्टेशियन में वेक्टर में पूछ लिया, ये 2 लाइन के बीच में एंगल पूछ लिया, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल पूछ लिया, ठीक है ना। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ लिया, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पैरेलल, 2 स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या है। स्क्यू लाइन क्या होती है, जो नॉन कोप्लेनर और नाइदर इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अच्छे मतलब सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। या कभी कंडीशनल क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको नियम पता होना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ एलसीडी, आ जाओ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या क्या पूछता भाई, लिमिट आपको पता होगा, कंटिन्यूटी पता होगा, ये तीनों एक साथ चलते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो लिमिट आप क्लास 11th में पढ़ते हो, है ना। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, एलएचएल आरएचएल बराबर होते हैं, और बराबर नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। उसके बाद कंटिन्यूटी क्या होता है, एलएचएल आरएचएल बराबर और साथ साथ एफ ऑफ ए, मतलब उस पॉइंट पे भी क्या है, वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फंक्शन हमारा क्या होता है, उसका कंटिन्यूअस हो जाता है। और अगर कंटिन्यूअस हो गया तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूअस हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, है ना। इसके बाद आ जाओ डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में एक रिलेशन होता है ना। कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का क्या है ध्यान, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या, मॉडुलस एक्स, है ना। मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल है ना। किस पे दिक्कत करता है, शार्प एज 0 पे, है ना। 0 पे क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर हम बात करें तो ये रिलेशंस आप इनमें बढ़िया से देख लेना, और इसमें डिफरेंशिएशन के सारे पैरामीट्रिक, खास करके डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म जरूर पढ़ लेना। पैरामीट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन पूछता है, और कौन सा वाला पूछता है, जैसे आप पूछते हो ना dy बाई dx, है ना, थीटा के टर्म में दे दिया तो क्या है, t के टर्म में तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। किसी पॉइंट पे भी पूछ सकता है और जनरल भी पूछ सकता है। डबल डेरिवेटिव करना हो तो इसी का वापस से डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इंटू dx बाई, तो ये आ जाएगा, जो भी तुम्हारा आया रहेगा उसमें dx बाई dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। 20वां डिफरेंशिएशन समझा ही दिया मैंने आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी। एओडी के अंदर 5 टॉपिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, और क्या बचा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 5 टॉपिक हैं आपके पास एओडी के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सा पढ़ना है, तो अप्रोक्सीमेशन आप छोड़ सकते हो, अप्रोक्सीमेशन की कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। 4 टॉपिक लेकिन जरूर पढ़ लेना। कौन कौन सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन छोड़ दिया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वैसे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको सीखना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही पता होगा, तभी मैक्सिमा मिनिमा होगा, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बहुत, मतलब जो भी सवाल आता है दिखने में टफ होता है, लेकिन मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत आसानी से मतलब क्वेश्चन निकाल सकते हो आप अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। इस बात का ध्यान रखना, तो ये जरूर कर लेना, है ना, ये अच्छे से कर लेना। ये मतलब स्कोरिंग
टॉपिक है आपका, है ना। बच्चे यहाँ थोड़ा सा घबराते हैं, छोड़ देते हैं इसको, लेकिन छोड़ना नहीं आप, है ना। मेरी सलाह ये है कि आप इसको थोड़ा सा, अब एकदम से नहीं पढ़े हो तो बात अलग है, और अगर पढ़े हो तो मैं ये कहता हूं कि ये बहुत आसान है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता, वो उस बच्चे को, बच्चा ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा होगा मेरे से, जो जिसकी तैयारी थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक होगी, वो समझ पा रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन के, देखो अब इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए तो चाहे वो इनडेफिनिट हो चाहे वो डेफिनिट हो, इनडेफिनिट अगर नहीं आएगा तो डेफिनिट में जाओगे कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है इनडेफिनिट में तुमको सब कुछ, तुम्हें आइलेट पता होना चाहिए, तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, है ना, और तुम्हें सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें कहां है, इंडेफिनिट में सीखने को मिलती है। अब जब डेफिनिट में जाते हो तो वही 4-5 प्रॉपर्टी आ जाता है कि 0 से a होगा तो f ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, a से b है तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और लिमिट हम चेंज करते हैं, a से b है b से a करेंगे तो माइनस का साइन आ जाता है ना। और अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो उससे इंटीग्रेशन के क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या, किसकी, डेफिनिट की। तो डेफिनिट की प्रॉपर्टी सीख लोगे तो काम वैसे भी आसान हो जाएगा। उसके बाद एरिया बाउंडेड बाई रीजन, मतलब एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां भी बहुत सारे फार्मूले, कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, है ना, जिसपे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि थ्योरी क्लास तो है नहीं तो हम आपको हर चीज बता नहीं सकते कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी तैयारी अगर ठीक ठाक है तो एरिया बाउंडेड कर्व के अंदर डिफरेंट जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं उनके एरिया ऐसे डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, उनको पेन चलाने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है ना। उनके एरिया क्या है याद होते हैं। जैसे मैं कहूं एलिप्स का एरिया, एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, है ना, ए और बी कंपेयर कर लो, पाई ए बी, है ना। और एरिया एलिप्स के किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई ए बी बाई 4, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग, है ना। अगर मान लो एक लाइन है और एक दो, मान लो इस तरीके से पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या करना है, इनका एरिया 1/3 आता है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by मान लो है, तो इनका एरिया क्या होगा, इनसे एरिया, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 4a इंटू 4b और डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा 16ab/3, है ना। तो बहुत आसान है ना, बहुत क्या है, आसान है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कर लिया जाता है, जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, है ना। ये हम क्लास में बेसिकली जब हमारी थ्योरी क्लास चलती तो वहां पे हम हर चैप्टर में कहां पे आपका समय बच सकता है, कहां पे आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ये सारी बातें हम क्या है बच्चों को समझाते रहते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है ना। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो हो सकता है थोड़ा आपको लग रहा हो सर कौन सी बात कर रहे हैं, तो कोई हम रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहे हैं, वही वाली बात कर रहे हैं जो मतलब जेन्युइन है, और जो भी बच्चा तैयारी करता है वो ये सीखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड सवाल पूछता है ज्यादातर। ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, बात ध्यान रखना, ऑर्डर डिग्री। उसके साथ साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल, ये 3 फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म पढ़ लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेता है, यहां से क्या पूछ लेता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह पूछ सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट से, खास करके dx/dy प्लस px इक्वल टू q वाले फॉर्मेट का, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से ये तैयारी जरूर कर लेना। उसके बाद आ जाओ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर 2 है, एक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और एक है आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई, स्केलर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर और स्केलर ये दोनों जरूर आप अच्छे से तैयार कर लो, थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, वेक्टर और स्केलर, है ना। और यहां से भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है ना, 2 वेक्टर कोलिनियर हो गए तो क्या होगा, इन पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो थीटा या लैम्डा की वैल्यू बताओ, इस तरीके के सवाल यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। स्टैट्स थोड़े अच्छे लेवल की पूछता है ना, लेकिन आप पूरा मत करना, सिर्फ जो 11th के अंदर है उतना ही पढ़ना है आपको, है ना। उसके अलावा जो स्टैट्स है वो छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट्स पूछेगा एग्जाम के अंदर वो आपको छोड़ देना, वो मत पढ़ने के चक्कर में रहना, नहीं तो आप पाइसन वाइसन निकाल रहे हो उसके चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है ना। आप बस 11th वाला कर लेना, जो खास करके जो एरर का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें एक डिफरेंट वो होता है, रिलेशन भी होता है, 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD, है ना। ये रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। 4SD का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन यहां से पूछ ले तो ध्यान रखना इन तीनों में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन पे सवाल, है ना। और मीन मीडियम मोड के रिलेशन भी पढ़ लेना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख लेना, और यहां से और कौन कौन सा सवाल आता है 11th में आपको पता है, वो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स स्टैट्स के भी अंदर होती हैं, ठीक है।
जहां पे आपका समय बचता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी आप 11th वाली भी पढ़ना है आपको, 12th वाली भी पढ़ना है, ठीक है ना। 12th वाली कौन सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना, बेस थ्योरम पढ़ना है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ना है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी इंटू पी भी आ गया तो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल नहीं आया तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वहां से भी रिलेटेड बड़ा अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। बेस थ्योरम पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब मिला जुला के 5-7 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से भी इधर उधर से पूछ लेता। तो कुछ अगर वो आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो पूरा पेपर थोड़ा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, पूरे 120 सवाल नहीं करने हैं, पूरे 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं। करने कितने हमको, अरे भैया मेरे, आप तो 70-80 कर लो, बहुत है ना। अगर आपके अभी तैयारी आपकी, अगर आपकी थोड़ी सी लो है ना, 70-80-90 क्वेश्चन कर लो। अगर इतना भी पहुंच जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। इतना भी पहुंच रहे हो तो मतलब टॉपर वाली लिस्ट में आओगे आप, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो आज की क्लास का जो सार था वो ये था कि मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि कहां कहां से आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो और किस चैप्टर में मेहनत करके आप स्कोर को आसानी से क्या है गेन कर सकते हो। अब इसके बाद भी मैं आपको एक चीज आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपके ऊपर क्या छोड़ूंगा, अभी जो 40 दिन 45 दिन आपके पास जो भी समय बच रहा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अब आपको ये अपने आप से जज करना है ना। मैंने तो आपको बता दिया कहां कहां से कैसे, मैंने तो पूरा ही बता दिया है ना, मैंने तो पूरा ही बता दिया कहां से कितना क्या पूछता है और कैसे कैसे किसमें क्या क्या है ना, जितना मेरे से हो सका है ना कम टाइम में। क्योंकि अब हर बात बताएंगे, चैप्टर के डिटेलिंग में जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा और वो फिर एक वीडियो में 1 घंटे 2 घंटे में भी नहीं होगा, है ना। उसके लिए फिर काफी समय लगेगा, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। एक हमने आपको पूरा चैप्टर का आइडिया दिया। इसके बाद जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको कितना आता है यह बात आपके ऊपर है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 11th और 12th का पोर्शन मिला करके 1-2 टॉपिक, जैसे 10th से भी, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस 10th का भी है, इन सारे मैथ के सिलेबस के अंदर आपको यह देखना, पूरा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और उसमें से देखो कौन कौन सा मुझे आता है ना। मुझे ये पहला वाला चैप्टर आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, जो आता है ना, वो उसकी अपनी एक लिस्ट बनाओ। जैसे मान लो टोटल कितने, लगभग 30 चैप्टर हैं, ठीक है ना। अब 30 में तो 20-25 ऐसे होंगे जो आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग एरिया होंगे ना, तो उन 20-25 जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करो। अब जो 4-5 टॉपिक ऐसे अगर मान लो आपके वीक है, उनको आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उन पे आप ज्यादा समय देने का समय नहीं है। हाँ, अगर आसान चैप्टर जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, एक या 2 दिन में आप उसको तैयार कर सकते हो बहुत अच्छे से, मतलब उसमें फिर छूट के नहीं जाएगा सवाल, ठीक है। तो जो आसान है वो कर सकते हो तो कर लो। अदरवाइज कोई ऐसा है कि बिल्कुल आप बहुत मतलब लंबे समय से उससे जूझ रहे हो और अब सोच रहे हो कि यार एग्जाम टाइम में पढ़ ले, तो मत करना। आप वो जो 20-22-24 टॉपिक आपके जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग कर लो और उसी से आपका सिलेक्शन क्या है सुनिश्चित हो जाएगा। और मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट के अंदर देखो कि आपका क्या स्कोर हो रहा है, वहां से भी आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना और क्या छोड़ना है। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पेपर करते समय किसी भी क्वेश्चन से उलझना नहीं है, उसको चैलेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्या है सिलेक्शन चाहिए, हमें क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है। भिड़ने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, भिड़ने का मतलब नहीं हर क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ ना, ऐसा नहीं। मतलब ये है क्वेश्चन देखने के, अगर तैयारी है तभी ये बात आप समझ पाओगे मेरी, मैं कहना एक्चुअली क्या चाह रहा हूं। अगर आपकी तैयारी, तो आप सवाल देखते ही समझ जाओगे कि मेरे से होगा या नहीं होगा। अगर देखते ही समझ में आ रहा हाँ ये तो हो जाएगा तो कर दो, आराम से टिक करो, आगे बढ़ो। और पढ़ते ही अगर ये समझ में आ गया ना ना इसमें हम फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर सर्कल लगाओ कि चलो ठीक है, इसको दूसरे राउंड में हम इसको चेक कर लेंगे। इस तरीके से करते करते मान के चलो 120 क्वेश्चन आप टच कर जाओगे। जब टच कर जाओगे तो आप देखोगे ना कि कम से कम कुछ नहीं, 120 में आप 50, 55, 60 सवाल ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो। और वो 50, 55, 60 सवाल ऐसे हैं जिनमें जो आपको अच्छे से आते थे, मतलब विद एक्यूरेसी। और शुरुआत में ही अगर कोई पहला सवाल में आप फंस गए, पता चला आपका समय भी खराब हुआ और वो क्वेश्चन का सही आंसर भी नहीं आया, तो पता चला कि आप उलझ गए। तो इस चीज से बचना, इस चीज से बचना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। ये आप क्योंकि अभी आप हल्की उम्र में हो, पहला दूसरा कंपटीशन देने जा रहे हो, आपको शायद इसलिए इस बात का आइडिया भी नहीं होगा मैं जो बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अनुभव के साथ इस बात को मैं आपको साझा कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। तो वो सवाल आप करो जो आपको अच्छे से आता है वो करो, और जो नहीं आता उसको आप स्किप करते जाओ। और जब आप एक अटेम्प्ट में 120 आपने टच कर लिए, 120 में जितना आता था आपने कर लिया, अब आप वो सर्कल जो आपने किया था वो सर्कल वाले क्वेश्चंस पे जाओ। और आपको ये ध्यान तो होगा ही कि उन सर्कल वाले में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे हो सकता है ना, जिनमें आपको कम प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। और जिनमें बिल्कुल आपके टच के बाहर है, मतलब सवाल पढ़ के उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, तो भूल जाओ, फिर उसको मत करो। मतलब वो सवाल आपके लिए उस दिन नहीं है ना, आप किसी और दिन उसको सॉल्व करना, लेकिन उस टाइम पे उसको मत उसके साथ छेड़छाड़ करके अपना समय खराब करना, ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन मैंने आपको बात बताई है, पूरे अनुभव के साथ समझाई आपको कि कैसे क्या करना है। इन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ इनको भी यही बातें समझाई गई है ना, तभी आज इनके पास ये रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 12th अपीयरिंग वाले भी हमें देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 12th पास आउट होके भी हमें देख रहे होंगे। तो दोनों लोगों के लिए सलाह है बेटा कि अगर हमारा बच्चा जो 12th अपीयरिंग के अंदर है वो अगर सिलेक्शन ले सकता है तो आप तो 12th पास आउट हो, अगर पास आउट वाले हो तो ठीक है ना, तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात है, फिर भी कोई ऐसा बच्चा अगर आप बड़े हैं, अपने छोटे भाई बहनों को भेजना चाहते हैं या आप खुद आना चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि 10th मार्च को आकर के एक बार लास्ट में आपसे कहूंगा कि आइए स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, अपना टैलेंट शो करो और फ्री में पढ़ो यार। सुबह 10 बजे टाइमिंग है, सुबह 10 बजे, ठीक है ना। तो आखिरी में इसी बात के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं, ठीक है। और सुबह 10 बजे आप लोग आइए और जबरदस्त जो है आप टेस्ट दो, और कोई पैसे की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर दिखाइए, और बिल्कुल यार हुनर को तो यार दुनिया सलाम करती, तो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आइए मिलते हैं संडे को 10 बजे, ठीक है। और किसी भी क्लास में है ना, नर्सरी से 12 तक पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जो भी जिस भी लेवल का बच्चा है उसको उसका क्या है, रिवार्ड मिलने वाला है, ठीक है ना। एक ही छत के नीचे, इस बात का ध्यान रखना, चाहे एनडीए हो, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, या जूनियर क्लास में कोई बच्चा हो, है ना, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन उसका प्रिपेयर कर रहे हैं शुरुआत से ही, है ना। उसको उसी लेवल पर ले जाकर के आगे तैयारी कराएंगे, चाहे वो ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, या फिर इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उसकी चॉइस होगी। तो एक ही छत के नीचे ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। या सिविल सर्वेंट बनना चाहता तो उसका भी सपना साकार होगा, एक छत के नीचे भिवानी में गुरुजी क्लासेस, ठीक है ना, एकमात्र संस्थान, ट्रस्टेबल, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग संडे को 10 तारीख सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।